हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बी पोर्शन इसका सर्च वारंट। पिछले वीडियो में हम जो है 92 तक हमने देखा था और आज हम पढ़ेंगे 93 से लेकर के 98 तक। ठीक है। सर्च वारंट 93 क्या बोलता है? व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। ठीक है। सर्च वारंट कब जारी किया जाता है? कई बार इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्च वारंट किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। तो पहला सबसेक्शन इसके जो है वो परिस्थितियों को बताता है। दूसरा सबसेक्शन जो है वो ये बताता है कि अगर उसमें जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताएगा तो केवल उतना ही सर्च करना है। और तीसरा सबसेक्शन जो है वो अथॉरिटी बताता है कि कौन सी अथॉरिटी होती है जो सर्च वारंट के लिए सर्च वारंट इशू कर सकती है। ठीक है। और किस कंडीशन में, यदि वो डॉक्यूमेंट पासवर्ड थिंग यदि पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी पे है। तो पहला पढ़ेंगे। पहला जो है वो बताएगा कि सर्च वारंट क्यों इशू किया जाता है। तो पहला सबसेक्शन का पहला ए नंबर क्या क्लॉज क्या बोलता है कि वेयर एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन टू होम समन और ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 92 हैज़ बीन और माइट बी एड्रेस will not or would not produce the document or thing as required by such a summons or requisition। मतलब जहाँ कहीं जो है किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको 91 के अधीन समन और ऑर्डर भेजा गया था, आपको पता होगा 91 में उससे बोला गया था समन और ऑर्डर भेज करके, समन न्यायालय द्वारा समन, और यदि पुलिस ऑफिसर था तो उसने जो है एक रिटर्न ऑर्डर भेजा था कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है और ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ उपस्थित होकर के उस समय और उस प्लेस में जो कि समन और ऑर्डर में लिखा हुआ है वहाँ उपस्थित होना है और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। तो कोर्ट के विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसको समन और ऑर्डर भेजा गया है 91 में, या फिर कोर्ट को यह विश्वास करने का कारण है कोर्ट के पास कि द रिक्वेजिशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 92 हैज़ बीन और माइट बीन एड्रेस। तो यहाँ रिक्वेजिशन जो है किसको एड्रेस किया गया था? जो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी था उनको। ठीक है। विल नॉट और नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग एज रिक्वायर्ड बाय सच अ समन्स और रिक्वेजिशन जो है वो जो है उस अपेक्षित जो दस्तावेज और चीज़ है उसको पेश नहीं करेंगे या फिर हो सकता है पेश ना करें। तो मतलब अगर कोर्ट को यह विश्वास हो जाता है कि जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति जिसको हमने समन और नोटिस के जरिए जो है हमने बोला है कि आप इस डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस करिए, तो कोर्ट कैसा लगता है कि वो व्यक्ति जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। अथवा जो पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी को बोला गया कि आप जो है इस डॉक्यूमेंट को और इस थिंग को जो है आप इसको डिलीवर कर दीजिएगा उस व्यक्ति को जिसको हम डायरेक्ट करेंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा नहीं करने वाला है, तो क्या करेगा? सर्च वारंट इशू कर देगा। ठीक है। कोई भी न्यायालय कर सकता है। ठीक। कौन कर सकता है सर्च वारंट इशू? सर्च वारंट इशू जो है कौन करता है? कोई भी कोर्ट कर सकता है। ठीक। बी नंबर क्लॉज क्या बोलता है कि वेयर सच अ डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। जहाँ कभी न्यायालय को जो है या ज्ञात नहीं होता है कि वह दस्तावेज और चीज़ जो है किस व्यक्ति के कब्जे में है। ठीक है। तब वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। और तीसरा बोलता है कि वेयर द कोर्ट कंसीडर दैट द पर्पज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अभी तक हमने जो है 91 और 92 में हम जो था इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल की बात कर रहा है। ठीक है। तो इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग जो है वो उनको ऐसा लग रहा है कि एक जनरल सर्च और इंस्पेक्शन में हो जाएगा तो वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 ग्राउंड होते हैं सर्च वारंट इशू करने के। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिसको हमने समन और ऑर्डर भेजा है 91 में, अथवा जो है पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी जो है 92 में जो है जिसको हम बोल रहे हैं कि भैया आप ये डॉक्यूमेंट और थिंग जो है हमको डिलीवर कर दो, वो अगर नहीं करते हैं तो कोर्ट जो है सर्च वारंट इशू कर सकता है। आपका दूसरा क्लॉज क्या बोलता है? यदि कोर्ट को ऐसा पता नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट और थिंग जो है किसके कब्जे में है तो सर्च वारंट इशू कर सकता है। और तीसरा, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो है ट्रायल के लिए, इंक्वायरी के लिए और अदर प्रोसीडिंग के लिए जो है अदर प्रोसीडिंग के लिए जनरल सर्च और इंस्पेक्शन करना जरूरी है, तो फिर वो बोल देगा कि सर्च वारंट इशू कर सकता है। ठीक है। जब वो सर्च वारंट इशू करेगा तो जिस व्यक्ति को डायरेक्ट करेगा सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या करेगा? वो सर्च करेगा और इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उस प्रोविजन को फॉलो करते हुए जो कि यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट्स स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच अ वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड। तो कुल मिलाकर ये बोल रहा है सबसेक्शन 2 कि यदि कोर्ट अगर चाहे तो एक पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट भी डिसाइड कर सकता है कि पूरा घर है, इस घर का केवल इतना पोर्शन ही आपको इस पोर्शन में सर्च करना है, या फिर यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट डिसाइड करेगा, तो जो सर्च वारंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो केवल उसी पर्टिकुलर पार्ट और प्लेस को जो है सर्च करेगा। ठीक है। फिर तीसरा सबसेक्शन क्या बोलता है? नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर देन अ डीएम और सीजीएम टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ अ पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे बोलता है कि जो डीएम और सीजीएम के पास ही जो है कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट पार्सल थिंग जो पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में है, तो उनके लिए सर्च वारंट कौन इशू करेगा? केवल डीएम और सीजीएम के पास ही अथॉरिटी है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। ठीक है। तो सबसेक्शन 3 में ये चीज़ बहुत पूछती है, किसके पास अथॉरिटी? यहाँ पे डीएम और सीजीएम सर्च वारंट इशू करने के लिए जो ऐसे डॉक्यूमेंट के संबंध में जो कि किसमें है? पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में, तो किसके पास है? डीएम और सीजीएम है। डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्या है? डीएम और सीजीएम।
फिर से पढ़ लेते हैं। 93 में क्या था, 93 में सर्च वारंट का भी इशू किया जाता है। उस पहला क्लॉज डील करता है जिसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें पहला था कि यदि कोर्ट का विश्वास हो जाता है कि जिसको हम समन और नोटिस भेजे हैं 91 में, अथवा जो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी जिसको हमने जो जिससे रिक्वेजिशन किया है कि आप जो इस डॉक्यूमेंट और थिंग को डिलीवर कर दो, यदि वो नहीं करेगा तो सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है, यदि उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ज्ञात नहीं, कोर्ट को ज्ञात नहीं है कि डॉक्यूमेंट थिंग किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो सर्च वारंट इशू कर सकता है। और सबसेक्शन 3 जो है क्या बोलता है कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जनरल सर्च और जनरल इंस्पेक्शन जो है जरूरी है इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के लिए, तो सर्च वारंट इशू कर सकता है। सर्च वारंट इशू करेगा तो जिस व्यक्ति को डायरेक्शन देगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति जो होता है यहाँ पे सर्च करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। सबसेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 बोलता है कि कोर्ट चाहे तो स्पेसिफाई कर सकता है कि केवल पर्टिकुलर पार्ट और प्लेस को ही जो है सर्च करना है। तो जो व्यक्ति सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो केवल पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट को ही जो है सर्च करेगा। तीसरा क्या बोलता है कि यहाँ पे किसी बात के इसमें जो है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग जो है जो कि आपके टेलीग्राफ और पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है, उसकी कस्टडी में है, तो उसके लिए जो है सर्च वारंट इशू करने के लिए अथॉरिटी किसके पास होगी, केवल सीजीएम और डीएम के पास ही रहेगी। इसके अलावा कोई अन्य मजिस्ट्रेट जो है उसमें सर्च वारंट इशू नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा सर्च वारंट जो है 93 में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 94 क्या बोलता है, सर्च ऑफ द प्लेसेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉल्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। यहाँ पे आप अथॉरिटी पढ़िएगा, यहाँ पे अथॉरिटी में दिया हुआ है डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी हुए। कौन से, यहाँ पे 3 लोग होते हैं, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी। Upon information and after such an inquiry as he thinks fit necessary, he has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of the constable। इतनी सी लाइन पहले हम समझते हैं। पहले यहाँ पे 2 चीज़ें प्रीलिम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या होती है, यहाँ पे अथॉरिटी का नाम क्या दिया हुआ है, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया और जेएमएफसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ये ऑथराइज बाय वारंट कौन से पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर रहा है, तो ये भी आवश्यक होता है। ये ऑथराइज ऐसे पुलिस ऑफिसर को कर रहा है जो कि अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल से अबव रैंक के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेबल से अबव रैंक का अधिकारी हो गया, आपके सब इंस्पेक्टर भी होता है, इंस्पेक्टर भी होता है ना, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर हो गए। तो कांस्टेबल से जो अबव रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको बाय वारंट जो है वो क्या करता है, ऑथराइज करता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो अपने हो गए। अथॉरिटी कौन सी है, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी है। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर किस पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं, जो कांस्टेबल से ऊपर उच्च रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन मिलने के पश्चात वो इंक्वायरी भी करते हैं, ठीक है। उनको ये विश्वास हो जाता है, विश्वास करने का उनके पास कारण है कि कोई भी ऐसा प्लेस है जो कि यूज़ हो रहा है डिपॉजिट और सेल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए, अथवा डिपॉजिट, सेल और प्रोटेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के लिए, जिसमें ये जो कोड जो है वो अप्लाई होता है। और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कौन होते हैं, वो आपके सबसेक्शन 2 डील करेगा, ठीक है। तो कोर्ट क्या, ये मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या करेंगे, किसी भी पुलिस अधिकारी को जो है जो अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल है उसको ऑथराइज कर देंगे बाय वारंट। किस चीज़ के लिए, कि आप वहाँ पे इंटर करो विद सच असिस्टेंट जो भी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी मिलती है जो ऐसा लगता है कि जो है रीजनेबल सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, तो आप उसको क्या कर दो, आप उसको पजेशन में लो। पजेशन लेने के पश्चात वो प्रॉपर्टी को आप क्या करो, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको क्या है प्रस्तुत कर दो। और to take into the custody and carry before a magistrate every person found in such a place who appears to have been privy to the deposit or sale or production of any such a property or article, knowing or having reason cause to suspect it to be stolen property, और एज द केस में भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू दिस सेक्शन अप्लाइज, ठीक है। तो इसका ई ग्राउंड क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे उपस्थित है, जहाँ पे यह जिसके बारे में हमको यह प्रतीत हो जाता है कि वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के वह व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से संसर्ग है, मतलब इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है और वो जानता है कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है अथवा यहाँ ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, ये सब जानते हुए भी व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो इसमें इन्वॉल्व है, उसको भी जो है उसको पकड़ो, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको लेके जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कौन कौन से होते हैं उसका सबसेक्शन 2 डील करता है। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो उसको भी आता है कि क्या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में जो है काउंटरफेट कॉइन आते हैं, ठीक है। इसके बाद पीसेस ऑफ द मेटल होते हैं जो कि मेटल टोकन एक्ट के कंट्रावेंशन में बनाए गए हैं, अथवा कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो इंडिया में लाई जाती है जो कि कंट्रावेंशन सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के कंट्रावेंशन में जाती है। काउंटरफेट आपके करेंसी नोट आते हैं, आपके काउंटरफेट स्टाम्प्स आते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स ऑप्शन ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि 292 आईपीसी में डिफाइन किए गए हैं, और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल जो कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल जो कि इनके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, तो वो भी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। तो इन्हीं ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में ये सबसेक्शन 1 जो होता है वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा 94 है। 94 इन शॉर्ट में हम देख लेते हैं। पहले प्रीलिम्स पेपर से देख लेते हैं। प्रीलिम्स पेपर से हमारी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपके डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी होगा, यहाँ पे अथॉरिटी हो गई। दूसरा जो होता है बाय वारंट किसको ऑथराइज करते हैं, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर को जो कि अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल है, ठीक है। तो अगर डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है और आफ्टर इंक्वायरी उनको इस चीज़ का विश्वास हो जाता है कि कोई भी ऐसा प्लेस है जो कि यूज़ किया जा रहा है किस पर्पज से, डिपॉजिट और सेल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी के पर्पज से, या डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल जिसमें ये कोड जो है अप्लाई होता है। तो बाय वारंट जो है कोई भी किसी भी पुलिस ऑफिसर
को जो कांस्टेबल से अबव रैंक का अधिकारी है उसको क्या करेगा, बाय वारंट ऑथराइज करेगा कि आप वहाँ पे इंटर करो, इंटर करने के बाद उसको सर्च करो, जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, जो भी ऐसा लगता है कि जो ऑप्शनेबल प्रॉपर्टी है या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो आप उसको क्या करो, आप उसको अपने पोजीशन में लो, उसको कोर्ट को कन्वे करो। उसके अलावा जो है यहाँ पे बोला गया था कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों से वो संसर्ग है और वहाँ उपस्थित, तो उसको भी वहाँ पे कस्टडी में लेके कोर्ट के समझ, मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत करिए। ठीक है, सबसेक्शन 2 में बताती है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो आपके काउंटरफेट कॉइन होते हैं, काउंटरफेट करेंसी होती है, काउंटरफेट जो है आपके स्टाम्प्स होते हैं, आपके फॉल्स डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके फॉल्स सील्स होती है, ऑप्शन ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे पीस ऑफ द मेटल वाली जो कहानी थी और कोई भी चीज़ होता है सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम एक्ट के कंट्रवेंशन में लाई जाती है इंडिया में, तो वो हो गया। अब आता है हमारा जो है सेक्शन 95 आता है, जिसमें क्या बोल जाता है, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरबिडेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ पब्लिकेशन को जो है फॉरबिडेड की बात की गई है, वो कौन कौन से देखते हैं। यदि कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक है, डॉक्यूमेंट है, 3 चीज़ों की बात आती है, न्यूज़पेपर हो गया आपका, बुक हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है, वेनेवर प्रिंटेड, जब कहीं भी वेर एवर प्रिंटेड, वो कहीं भी उसको प्रिंट किया गया हो, इट अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू सर्टेन एनी मैटर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पंसीएबल अंडर सेक्शन 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A। 124A जो है वो सेडिशन की बात करता है कि कोई भी ऐसा पब्लिकेशन होता है जिसमें सेडिशन का मैटर कंटेन है, अथवा 153A होता है जो कि इनमिटी प्रमोट करता है क्लासेस के बीच। ठीक है, या 153B होता है जो कि आपके राष्ट्रीय एकता में प्रभाव डालने वाले कोई लांछन उसमें लगे हुए है, या 292 होता है जिसमें आपका ऑब्सीन मटेरियल को सेल किया जा रहा है, या 293 है जिसमें ऑब्सीन मटेरियल किसी यंग पर्सन को सेल किया जा रहा है, या 295A है जिसमें जो है आपका किसी व्यक्ति के बिलीफ को जो है मैलिशियसली जो है उसका इंसल्ट किया जा रहा है। ठीक है, विद्वेषपूर्वक उसका अपमान किया जाता है किसी वर्ग के धार्मिक विश्वासों को। ठीक है, तो ये 295A है। तो ऐसा कोई मैटर जो है कंटेन किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने रीजन को, अपने जो उसकी ओपिनियन होती है उसको क्या करेगी, उसको मेंशन करते हुए जो है बोलेगी कि इसकी प्रत्येक कॉपी, जो न्यूज़पेपर है, बुक है, डॉक्यूमेंट है, उसकी प्रत्येक कॉपी को क्या किया जाए, फॉरबिडेड किया जाए स्टेट गवर्नमेंट को। और ऐसा करने पे पुलिस ऑफिसर वो बुक, डॉक्यूमेंट, और वो बुक हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, न्यूज़पेपर कहीं भी पाया जाता है उसकी कॉपी, तो उसको क्या करेगी, पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर देगी। ठीक है, और जो मजिस्ट्रेट होता है वो भी क्या कर सकता है, बाय वारंट होता है, ऑथराइज कर सकता है पुलिस ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर। देखिएगा ज़्यादातर हर जगह नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर ही है। जब अपन 53 पढ़ रहे थे, 53A पढ़ रहे थे, है ना, तो वहाँ पे भी क्या है, SI से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, यही चीज़ मेंशन थी। यहाँ पे भी क्या होता है कि SI से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, लेकिन अभी हमने इससे जस्ट इससे पहले जो है हमने कौन सी धारा पढ़ी थी, 94 पढ़ी थी, जिसमें कौन सा था, वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। तो ये सब थोड़ा सा याद रखने वाली बातें होती है। यहाँ पे कौन सा होता है, SI से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, मजिस्ट्रेट बाय वारंट उसको भी ऑथराइज कर सकते हैं, वो किसी भी प्रेमाइसेस में जाकर के क्या करे, सर्च करे, प्रेमाइसेस में जाकर सर्च करे कि क्या ऐसी जो डॉक्यूमेंट या ऐसी थिंग क्या पाई जाती है वहाँ पे, तो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 जो है वो डिफाइन करता है कि न्यूज़पेपर बुक की मीनिंग क्या होगी, जिसमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में जो दिया गया है वो होगी। और जब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट में आपका क्या कहता है, कोई भी पेंट होती है, कोई भी पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, फोटोग्राफ होता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, सब आता है। तीसरा नंबर बोलता है कि ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट द प्रोसीजर, जो कि 96 में दिया गया है। अब 96 में बताते हैं 96 में है क्या। कुल मिला के अगर किसी की कोई भी आपका बुक होता है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट होता है, न्यूज़पेपर, उसको जो है फॉरबिडेड कर दिया गया है, तो उसकी रेमेडी कहाँ पे दी गई है, 96 में दी गई है। 96 में क्या होता है, एप्लीकेशन दी जाती है हाई कोर्ट को टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरबिडेड। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें मेरे ख्याल से शायद 5 सबसेक्शन है। ठीक है, तो इसका पहला सबसेक्शन जो है वो क्या बोलता है कि एनी पर्सन, ध्यान रखिएगा अपील नहीं होती, एप्लीकेशन होती है। हाई कोर्ट को क्या होती है, एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहला सबसेक्शन क्या बोलता है, एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन अ न्यूज़पेपर। कोई व्यक्ति आ जाएगा क्या, नहीं, कोई व्यक्ति नहीं आता। ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास वो इंटरेस्ट होता है भाई उस न्यूज़पेपर, बुक और अदर, आपके अथॉरिटी से आप यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरबिडेड हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 95 मे विद इन 2 months from the date of the publication in the official gazette of such a declaration apply to the high court for set aside of such a declaration on the ground that the issue of the newspaper, book or other document in respect of which a declaration has been made did not contain any such a matter as is referred to subsection 1 of the section 95। कोई भी पर्सन जो कि न्यूज़पेपर हो गया, आपका बुक हो गया और अदर डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टेड होता है, वो 2 महीने के भीतर उस ऑर्डर से, फॉरबिडेड के ऑर्डर से 2 महीने के भीतर जो है वो हाई कोर्ट के एक एप्लीकेशन देगा कि भाई जिस आधार पे, जिस मैटर पे इसको यहाँ पे बोला गया है ना कि ये मैटर जो है 124 और 292 ना 293 295 पे जो कि आपका दिया गया है, इस मैटर पे आधार पे सीज किया गया, ऐसा मैटर फॉरबिड किया गया, ऐसा मैटर हमारे न्यूज़पेपर में तो है ही नहीं, इस आधार पे वो क्या करेगा, हाई कोर्ट के एक एप्लीकेशन लिखेगा। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है, और सबसे एप्लीकेशन कितने महीने के अंदर लिखना है, 2 महीने के भीतर। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द 3 और मोर जजेस बी हर्ड
and determined by the special bench of the High Court composed of the 3 judges, and where the High Court consists of less than 3 judges, such a special bench shall be composed of the all judges of दैट हाई कोर्ट। तो हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ पे कितने जजेस की बेंच होती है, 3 जजेस की बेंच होता है, नेसेसरी बैठेगी। अगर जो है 3 या उससे अधिक जजेस होते हैं तो 3 जजेस होंगे, अगर 3 जजेस से कम होता है तो फुल बेंच बैठेगी वहाँ पे, ठीक है। जितनी भी रहेगी 3 जजेस का में 2 है मतलब, है ना, तो 2 है तो 2 पूरे बैठेंगे, 1 है तो 1 तो रहेंगे ही, है ना। फिर सबसेक्शन 3, यहाँ पे मतलब जजेस की संख्या कितनी होती है, 3, इसको याद रखिएगा। पहला क्या होता है, 2 महीने के भीतर एप्लीकेशन दिया जाता है हाई कोर्ट का। दूसरा कौन और देता कौन है, जो व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड होता है, न्यूज़पेपर में, बुक में और आपके अदर डॉक्यूमेंट में। दूसरा क्या बोलता है, कितने महीने के कितने जजेस की रिक्वायरमेंट आवश्यक होती है, 3 जजेस होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका तीसरा जो होता है सबसेक्शन क्या बोलते हैं, ऑन द हेयरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर एनी कॉपी ऑफ सच अ न्यूज़पेपर मे बी गिवन इन एविडेंस इन ऐड टू द प्रूफ ऑफ द नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड्स साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कंटेन इन सच अ न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर वाज मेड, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या बोलता है कि भाई वो जो है वो न्यूज़पेपर, सिर्फ न्यूज़पेपर के संदर्भ में बात की जा रही है, उसको भी याद रखिएगा कि अगर जो न्यूज़पेपर है ना उसकी कॉपी भी शो कर सकता है, ठीक है। वो व्यक्ति जो है न्यूज़पेपर की कॉपी शो कर सकता है, ये दिखाने के लिए भैया कि जो मैं वर्ड्स न्यूज़पेपर में यूज़ किए गए थे उसकी क्या नेचर था, क्या टेंडेंसी था। वो इस प्रकार का जो मैटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है 124A और 153A 292 293, ये सारे मैटर नहीं थे भाई। आप देख लीजिए, हमारे वर्ड्स देख लीजिए, साइंस देख लीजिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसका उद्देश्य समझाने के लिए वो क्या कर सकता है, उसकी कॉपी भी यहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है। फिर सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, द हाई कोर्ट शैल इफ इज नॉट सेटिस्फाइड दैट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन हैज बीन मेड कंटेंट एनी सच अ मैटर एज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 95 सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरफीचर, ठीक है। अगर उससे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो कि 95 में दिया हुआ है, जैसे मतलब 124A का कोई मैटर नहीं है, 153A का 292 293 295 पे जो है ये ऐसा कोई मैटर नहीं है उस बुक्स में, न्यूज़पेपर में, अदर डॉक्यूमेंट में, तो कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगी, ऐसे डिक्लेरेशन कौन सी थी, फॉरफीचर की थी, ऐसे फॉरफीचर के डिक्लेरेशन को क्या कर देगी, सेट असाइड कर देगी, ठीक है। फिर आपका सबसेक्शन 5 जो है वो क्या करता है, वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग द जजेस फ्रेमिंग अ स्पेशल बेंच द डिसीजन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ दोज जजेस। अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस ओपिनियन पाई जाती है तो मेजॉरिटी के हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाएगा। फिर हम देखते हैं सेक्शन 96 क्या था, 96 जो है वो एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट को दी जाती है। 95 में जो है वो फॉरफीचर हो जाता था, फॉरफीचर के खिलाफ रेमेडी जो है वो 96 में दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट को जो है एप्लीकेशन दी जाती है। सबसेक्शन 1 बोलता है कि आपको हाई कोर्ट को एप्लीकेशन जो है आपको 2 महीने के भीतर देनी है। कौन व्यक्ति जो है एप्लीकेशन दे सकता है, जो कि आपका न्यूज़पेपर बुक और डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टेड है। सबसेक्शन जो 2 होता है वो बोलता है कि इसमें कितने जजेस की बेंच बैठेगी, 3 जजेस की बेंच तो बैठेगी ही बैठेगी। अगर 3 जजेस से कम के अगर जजेस है तो उतने जजेस की पूरी बेंच बैठेगी, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 जो है वो बोलता है कि आप कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर आप लगा सकते हो, किस उद्देश्य लगा सकते हो, वहाँ पे आप ये शो करने के लिए कि हमने जो भी हमारा जो वर्ड्स है साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उनके जो है नेचर और टेंडेंसी को शो करने के लिए आप कॉपी लगा सकते हो। इसके बाद सबसेक्शन 4 में अगर होता है कि हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि भाई ऐसा कोई भी मैटर नहीं रखा हुआ है जिस आधार पर उसको कोई भी ऐसा मैटर है ही नहीं है इन बुक्स में, डॉक्यूमेंट में और न्यूज़पेपर में जिस आधार पर उसको फॉरफीचर किया गया था, वो मैटर इसमें उपलब्ध नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, फॉरफीचर के ऑर्डर को क्या करेगी, उसको जो है सेट असाइड कर देगी, ठीक है। इसके पश्चात जो है सबसेक्शन 5 होता है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, जो कि अक्सर लिया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा सेक्शन जो है सेक्शन 97 आता है। 97 जो है वो क्या बोलता है, सर्च फॉर द पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। आप इसमें फिर से अथॉरिटी देखेंगे, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी होता है। मैं आपको बता देती हूँ 94, 97 और 98 तीनों धारा में जो तीनों सब सेक्शन में जो है वो आपके डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी होते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसमें भी जो होता है डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी जो होता है, क्लास हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच अ सर्कमस्टेंसेस दैट द कन्फाइनमेंट्स अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, ही मे issue such warrant and the person to whom the warrant is directed may search for the person so confined, and such a search shall be made in accordance therewith, and the person if found to shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper। मतलब जो है डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी को जो है यदि विश्वास करने का कारण होता है कि कोई व्यक्ति को ऐसे कन्फाइन किया गया है जो कि किसी प्रकार का अमाउंट, किसी प्रकार का ऑफेंस क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो तुरंत सर्च वारंट भेजेगा, उस व्यक्ति को ढूंढो, उस व्यक्ति को ढूंढ के पश्चात तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित करो, फिर मजिस्ट्रेट को जैसा लगेगा वैसा वो ऑर्डर कर सकता है। 97 ऐसा है, ठीक है। तो सर्च वारंट यहाँ किसी व्यक्ति के लिए क्या है, तो किसी व्यक्ति को ढूंढकर उपस्थित करो यदि ऐसे परिस्थिति में उसको जो है कन्फाइन करके रखा हुआ है ना, जो कि आपका ऑफेंस कर देगा, ऑफेंस क्रिएट कर सकता है। मतलब फालतू में वो व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है तो भी आप उसको कन्फाइन करके रखे हुए हो, तो ये चीज़ें आ जाती हैं, आप उसको रखे हुए या फिर कोई अन्य व्यक्ति उसको कन्फाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका सेक्शन 98 आता है कि पावर टू कंपेल द रिस्टोरेशन ऑफ ऑब्जेक्टेड फीमेल्स होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपॉन कंप्लेन मेड ऑन ऑथ, यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे 2 प्रकार के प्रीलिम्स उठते हैं। पहली अथॉरिटी आ जाएगी, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी है, और दूसरा हो जाएगा जो कंप्लेन किया जाता है वो ओथ पे, शपथ पे कंप्लेन की जाती है, ठीक है। तो अपॉन कंप्लेन मेड ऑन ओथ ऑफ द अब्डक्शन अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द वुमेन और फीमेल अंडर द एज ऑफ द 18 ईयर्स फॉर एनी अनलॉफुल पर्पज, डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट जो है, जेएमएफसी जो है,
मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच अ वुमन टू हर लिबर्टी, और अगर वो फीमेल चाइल्ड होता है तो उसके हस्बैंड, पेरेंट्स और गार्जियन को या फिर अदर पर्सन जिसके पास उसकी कस्टडी है उनको वो भेज देते हैं, और उसको कंपेल करने के लिए चाहे तो वो फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी फीमेल होती है जो उसका एब्डक्शन किया गया है या फिर अनलॉफुल डिटेंशन किया गया है, तो उसके सर्च वारंट उसके लिए भेज देते हैं। अगर कंप्लेन की गई, इस संबंध में कंप्लेन की जाती है, यदि ओथ भी इस संबंध में कंप्लेन की गई है कि किसी महिला को जो है अनलॉफुल डिटेन करके रखा गया है, या फिर किसी भी बालिका को जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है उसको अनलॉफुल डिटेन करके रखा हुआ गया है, जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, जेएमएफसी होते हैं, उसको जो है उसको तुरंत उसका इमीडिएट जो है रेस्टोरेशन करते हैं, ठीक है, उसको आज़ाद करवाते हैं। और अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो उसके माता पिता को, हस्बैंड को, है ना। आप बोलेंगे हस्बैंड कहाँ से आ गया, तो पिछले ज़मानों में जो है 1973 का एक्ट होता है, तो पहले जो जिनका बाल विवाह हो गया था पहले, है ना, तो उनकी बात कर रहा है कि यदि बाल विवाह हो गया था जिसका 18 साल से कम की उम्र था, बाल विवाह था पहले, बाल विवाह तो बाद में उसको रिस्टेन किया गया, तो यदि उससे पहले यदि किसी का बाल विवाह हो रखा है तो उनके हस्बैंड होंगे। तो बोलता है कोई भी फीमेल चाइल्ड होती है तो उसके हस्बैंड को, अगर नहीं है तो माता पिता को, या फिर किसी भी प्रकार के उसके लॉफुल चार्ज है किसी व्यक्ति के पास उसका, तो उसको जो है सौंप देंगे, और उसके लिए अगर चाहे तो फोर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था जो है पूरा हमारा, हमने कहाँ से देखा था इसको, हमने सिर्फ देखा था 93 से पढ़ा था, 93 से लेकर के था हमारा 98 तक। तो थैंक यू सो मच। कैसा आपको वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।